हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण के पार्ट 4 वीडियो को आज हम लोग देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि लवण क्या होते हैं और लवण के संबंध में हम लोग अधिक जानकारी को हासिल करेंगे कि लवण के जो परिवार होते हैं वो क्या है। तो उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य लवण क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो लवण है उनका उपयोग क्या होता है वो भी चलेंगे। जो व्यावसायिक रूप से जो लवण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लवण के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस अध्याय के तीनों वीडियो हमारे प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 10th विज्ञान विषय करके हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास 504 पे बनाया गया है, जहां जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो। तो वहां भी इस अध्याय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम पार्ट 4 में लवण के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करते हैं और देखते हैं। तो हमें कह रहा है कि पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होता देखा था। तो हमने देखा था कि जो हमारे अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, वो आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो हमने इन बहुत सारे लवणों का निर्माण होते हुए भी देखा था, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंकेट, सोडियम जिंकेट सल्फेट, ये सभी जो थे कि लवण थे। हमारा जो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो पोटेशियम सल्फेट, ये सभी जो हमारे थे कि लवण थे। तो इन सभी को हमने देखा था अभिक्रियाओं में कि लवण बन रहे थे, जल बन रहे थे। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी पाएं। तो लवण कैसे बन रहे थे उनको तो हमने देखा था। तो अब हम इनके निर्माण कैसे हो रहे हैं, गुणधर्म क्या है और इनका जो हमारे डेली जीवन है या इनका उपयोग क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लवण परिवार माने साल्ट फैमिली के बारे में देखते हैं कि इनकी परिवार कैसे होती है और कैसे बनते हैं। तो इसे समझने के लिए हम अब क्रियाकलाप 2.13 को देखते हैं। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। अब हमारा दिया है पोटेशियम सल्फेट, तो क्या होता है K2SO4, ये क्या है हमारा पोटेशियम सल्फेट है। अब हमारा कह रहा है सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, ये क्या है हमारा सोडियम सल्फेट है। हमको कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, तो क्या है CaSO4, ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है। अब हमें कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4, ये क्या है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है। कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड तो NaCl। अब हमारा है सोडियम नाइट्रेट, तो क्या होंगे NaNO3, ये क्या है हमारा सोडियम नाइट्रेट है। अब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। अब हमें कह रहा है अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl, क्या होगा NH4Cl। अब देखिए ये सभी क्या है, लवण है। तो अब उन अम्ल क्षारकों की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। अब कौन से लवण है जो किनसे प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ देखिए पोटेशियम सल्फेट है। तो मान लीजिए कि पोटेशियम जो है कि ये किससे अभिक्रिया किया होगा, तो कोई अम्ल से अभिक्रिया किया होगा। तो ये हमारा क्या होगा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसे मान लीजिए कि आपने इसे अम्ल से अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या हो गया KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये अभिक्रिया करेगा मान लीजिए किसी Na2SO4। अब ये क्षार जो है ये KOH, मान लीजिए KOH, ये अभिक्रिया किया, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है Na2SO4 से सोडियम सल्फेट है, इससे अभिक्रिया कर रहा है। तो हमारा क्या बन जाएगा K2SO4, उसके बाद क्या बन जाएगा ये देखिएगा तो NaOH, ये बन गया। तो ये हमारा इससे लवण बन रहा है। तो इसी के बारे में हमसे कह रहा है कि कैसे सॉल्व होते हैं, इनकी बिंदुओं के बारे में देखते हैं। अब हमें आगे कह रहा है कि जो हमारा समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। अब जो समान होंगे वो धन या ऋण मूलक वाले परिवार को हम लोग एक ही परिवार कहते हैं।
जैसे NaCl है एवं Na2SO4 है। तो ये कब क्या है, तो हम देखिएगा तो जो हमारा NaCl है या Na2SO4 है, इस दोनों में क्या है, सोडियम है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम लवण का परिवार है। क्या है, सोडियम लवण का परिवार है। इसी प्रकार NaCl, KCl ये क्या हो जाएंगे, क्लोराइड लवण के प्रकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोराइड लवण के प्रकार हो जाएंगे। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों को पहचान कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा K2 दिया हुआ है। तो अब देखिए K2 हमारा कहीं और है, तो हम देखते हैं तो K2 हमारा जो है कि नहीं है अब। लेकिन अब देखिए सोडियम है, यहाँ भी हमारा सोडियम है, यहाँ भी हमारा सोडियम है, तो ये यहाँ भी हमारा सोडियम है। तो ये क्या है, ये चारों जो हो जाएंगे हमारा, ये हमारा चारों जो हो जाएंगे 1 2 3 और ये 4, ये चारों जो है हमारा क्या है, सोडियम परिवार के लवण है। क्या है, सोडियम परिवार के लवण है। अब यहाँ देखिए SO4, यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो सल्फेट परिवार के लवण है। सल्फेट परिवार के क्या है, लवण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोराइड परिवार के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोराइड परिवार के लवण है। क्या है, क्लोराइड परिवार के लवण है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह से और कीजिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा लवणों का पीएच, जो लवण होते हैं उसका पीएच का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि जो लवण होते हैं उनका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो 7 कब होता है, जब अधिक प्रबल अम्ल और अधिक प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तब 7 होता है। प्रबल क्षार तब क्या होंगे, तब इनका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ अधिक प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षार रहेगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा। जब यहाँ अधिक प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षार रहेगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर दुर्बल अम्ल रहेगा, अधिक प्रबल क्षार रहेगा तो क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा। 7 से ज़्यादा। अगर दुर्बल अम्ल रहेगा, अधिक प्रबल क्षार रहेगा तो क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा। इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 2.14 को देखते हैं। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम एसीटेट CH3COONA। क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट का, तो CH3COONA। ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट तो NaHCO3। क्या हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो NaHCO3। ये क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है। अब जल में इनकी विलयता की जांच कीजिए। केवल आशीत जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए। पीएच पेपर का उपयोग कर इनके पीएच के मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है। तो कौन से अम्ल जो है कि वो क्षारीय हैं, कौन उदासीन है, कौन अम्लीय है, इन सभी को बारे में हमको चर्चा करना है। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल तथा क्षारक की पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। अब कौन कौन से ये सभी लवणों को यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेंगे। पीएच मान क्या है वहाँ लिखेंगे। इनमें कौन सा अम्ल लगा है वो लिखेंगे। यहाँ प्रयुक्त क्षारक क्या है क्या वो लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने पहला देखा सोडियम क्लोराइड, तो लवण क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसका पीएच मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब सोडियम क्लोराइड में कौन सा अम्ल, तो HNO3 हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, HNO3। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया,
NaOH। तो नहीं, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना होगा। क्या यहाँ लेना होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हम HCl और NaOH लिए? अब देखिए Na ये इससे अभिक्रिया करेगा, H इससे अभिक्रिया करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? NaCl जोड़ H2O। अब देखिए NaCl बना, तो इसमें प्रयुक्त कौन अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रयुक्त क्षारक क्या है? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आपको लिखना है, तो सबों को लिखिएगा। जहाँ आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसे हम बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। अधिक प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के लवण के pH मान 7 होता है। तो जो अधिक प्रबल अम्ल रहते हैं और प्रबल जो क्षारक रहेंगे वो आपस में अभिक्रिया करेंगे और लवण बनाएंगे, तो उसका मान कितना होगा? 7 होगा। ये उदासीन होते हैं, जबकि जो प्रबल अम्ल रहेंगे और दुर्बल क्षारक रहेंगे तो इनके मान क्या होते हैं? pH मान जो होते हैं 7 से कम होते हैं। तो जो प्रबल अम्ल रहेंगे, दुर्बल क्षार रहेंगे, अगर वो आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तो उनका pH जो मान होगा वो 7 से कम होगा। अगर अम्ल जो होंगे ये अम्लीय होते हैं, तो 7 से कम होंगे तो क्या होंगे? अम्लीय होते हैं। जो भी 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। अब हमारा आगे कह रहा है प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल pH मान जो होंगे वो 7 से अधिक होंगे, और ये कैसे होंगे? तो ये क्षारीय होंगे। तो जब 7 से अधिक रहते हैं तो क्या होते हैं? वो क्षारीय होते हैं। अब हम आगे देखते हैं साधारण नमक से रसायन। तो साधारण जो नमक है उससे रसायन कैसे होंगे, कैसे बनेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इन दोनों का अभिक्रिया से जो लवण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड कहलाता है, या इसे हम लोग लवण भी बोलते हैं। आसान भाषा में नमक भी है। लवण क्या है? नमक, एक तरह से समझिए। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारा NaCl है, इसी लवण का जो उपयोग है हम लोग कहाँ करते हैं? तो अपने भोजन में जो नमक का उपयोग करते हैं हम लोग इसी लवण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो NaCl का उपयोग करते हैं। ऊपर क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। तो NaCl क्या है? उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। तो समुद्र के जल होते हैं उनमें कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। उसी समुद्र के जल से हम लोगों को सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो लवण को अलग करते हैं। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, जिन्हें खनिज लवण कहते हैं। तो कुछ लवण जो होते हैं वो विश्व के कई भागों में ठोस निक्षेप के रूप में होते हैं, जो बड़े आकार के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे होते हैं, जिन्हें हम लोग खनिज लवण या मिनरल से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? मिनरल सॉल्ट बोलते हैं। खनिज नमक तब बने होंगे जब युगों के व्यतीत होने के समान साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया होगा। तो जो हमसे कह रहा है कि खनिज नमक जो होते हैं वो कब बने होंगे? तो जब युगों में व्यतीत होने के बाद समुद्र का कोई ऐसा हिस्सा होगा जो सूख गया होगा, तब ये खनिज नमक का निर्माण हुआ होगा। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। तो जो खनिज नमक होते हैं उसका भी जब हम खनन कोयले की तरह ही करते हैं। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक जो था कि एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले दांडी यात्रा की थी, जहां जो साबरमती से में चला था, साबरमती से दांडी से लेकर साबरमती तक उन्होंने समुद्र से ही नमक की खोज के लिए सबसे पहले अंग्रेजों का विद्रोह किया था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हमें आगे कह रहा है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण जो नमक है वो रसायनों का कच्चा पदार्थ है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कैसे एक पदार्थ उपयोग विभिन्न पदार्थों के
बनाने के लिए करते हैं। अब हमारा पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग NaOH लिखते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो जब हम सोडियम जो क्लोराइड होते हैं उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद हैं वो क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हम लोग क्लोरो क्षार क्यों कहते हैं? तो इससे जो उत्पाद हम लोगों को प्राप्त होते हैं वो हमारा क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। जैसा कि आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं, हमारा NaCl है। यहाँ जब हम जल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्लोरीन बनाता है। ये हमारा क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है। ये क्लोरीन गैस है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो हमारा जो क्लोरीन गैस रहेगा वो एनोड पर और जो हाइड्रोजन गैस रहेगा वो कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। तो जो हमारा कैथोड होता है उसी पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। तो इस प्रक्रिया में जो तीनों उत्पाद उत्पन्न होते हैं वो तीनों जो होते हैं कि वो उपयोगी है। जैसा कि चित्र 2.8 में इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चित्र हमारा 2.8 में, ये हमारा क्या है? तो ये जो हमारा एनोड है, एनोड जो होते हैं पॉजिटिव साइन है, कैथोड जो होता है हमारा निगेटिव साइन है। अब ये हमारा एक जो होता है कि एक जार है जहाँ आप देखिए ये हमारा नमक का घोल है, NaCl है। जब इस विद्युत धारा जो होता है कि वो जब हम प्रवाहित करते, ये हमारा मान लीजिए एनोड है, एनोड, ये क्या है? कैथोड है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नमक का घोल क्या होगा? आपस में टूट जाएगा और क्या बना लेता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो स्वच्छता की स्विमिंग पूल, PVC, रोगनाशक, CFC, कीटनाशी, इन सभी में क्लोरीन का यूज होता है। जबकि ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, इन सभी में हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमारा 2 नंबर पर है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। इसे हम लोग CaOCl2, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं या इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। तो जलीय जो हमारा विलयन में सोडियम क्लोराइड होते हैं उसके जलीय अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। तो जो हमारा क्लोरीन गैस मिलता है उसका उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में करते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2, ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल है। तो ये हमारा क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना है, या इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और जल की प्राप्ति होती है। अब हमारा आगे है विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो विरंजक चूर्ण होते हैं उनका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं तो उसे देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती एवं नीलेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए विरंजन के लिए। तो जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है उसका उपयोग जो होता है सूती वस्त्र उद्योग में, वो कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मजा में, लॉन्ड्री में जो कपड़े को साफ करते हैं उसके लिए भी हम लोग विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका यूज होता है।
पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो पानी पीने वाले होते हैं अगर उनमें कीटाणु जीवाणु होते हैं तो उन्हें मुक्त करने के लिए भी हम लोग जो व्यंजक चूर्ण होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा है। तो ये जो बेकिंग सोडा होते हैं इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तो कोई भी चीज़ हो, हम जब बेकिंग करते हो तो हमको उसको अगर खास्ता बनाना है या उसमें थोड़ा हल्का सा जो सॉफ्टनेस लाना है तो हम क्या करते हैं, खावा सोडा भी जिसे कहते हैं, हम लोग आसान भाषा में इसे क्या कहते हैं, खावा सोडा भी कहते हैं, खावा सोडा। तो खावा सोडा ही क्या है, बेकिंग सोडा है। तो इसका उपयोग हम जब भी बेकिंग करते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। ये स्वादिष्ट बनाता है और खास्ता बनाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। अगर खाना जल्दी से बने इसके लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसका यौगिक का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप इन सूत्रों से समझ सकते हैं, यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या है, सोडियम क्लोराइड ये जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाता है। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक लवणीय है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो जब हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है। जब इसको हीट में उष्मा देते हैं तो ये क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस बना देता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है कि जब बेकिंग सोडा को हम किसी अम्ल में या CO मिलाएंगे तो हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अब हम आगे देखते हैं, इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर फुलाया जा सकता है। इससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। आगे हमारा दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी एक एंटीसिड का संघटक है। ये भी क्या है, एक एंटीसिड की तरह काम करते हैं। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्लता की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो बेकिंग सोडा भी एक तरह का अम्लीयता को दूर करता है और एंटासिड का काम करता है। आगे हम इसका उपयोग जो होता है सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आगे हमारा है धोने का सोडा। धोने का सोडा को हम लोग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये हमारा क्या है, धोने का सोडा है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 10 जो होते हैं वो हमारा अणु को दर्शाता है। ये हाइड्रोजन के 10 अणु को दर्शा रहा है जल के। अब हम आगे देखते हैं Na2CO3 धुआं सोडा का एक रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। तो जो सोडियम क्लोराइड होते हैं, तो बेकिंग सोडा जो होते हैं वो हमारा क्या है, उसे गर्म करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, धोने का जो सोडा है वो हमें प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। यह क्या है, तो यह भी एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
10H2O मिलकर क्या बनाते हैं, तो Na2CO3 10H2O। ये 10 जो है कि अणु को दर्शाते हैं, 10 जो है कि अणु को दर्शाते हैं, और नीचे जो हमारा 2 3 ये दिखाई दे रहे हैं ये परमाणु को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, तो परमाणु को दर्शाते हैं। 10H2O क्या दर्शाता है, क्या Na2CO3 को आद्र बनाता है। हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडा का उपयोग, तो धोने के सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है वो कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। तो क्या कागज में साबुन बनाने में और कांच बनाने में जो होता है कि वो सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उद्योग में भी उत्पादन में किया जाता है। तो हमारा बोरेक्स जो होता है Na2B4O7 होता है। ये बोरेक्स का हमारा फार्मूला होता है। ये क्या होता है, तो बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में सफाई के लिए भी किया जाता है। तो जो धोने का सोडा है उनकी जो उपयोग होता है तो हम घरों की सफाई के लिए भी करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जल में अगर कठोरता है तो इसको हटाने के लिए भी हम जो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब हमें कह रहा है क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, तो जो लवण होते हैं वो वास्तव में शुष्क होते हैं कि नहीं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 2.15 को देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है, क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं, ये कहाँ से आई। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंद डालिए। आप क्या परीक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। तो ये हमको चित्र 2.9 में क्रिस्टल का जलन, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन को ये क्या कर रहा है, हीट कर रहा है या समझिए कि गर्म कर रहा है। तो ये क्वथन नली में क्या होता है, तो एक गैस निकलने लगती है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। तो जो शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट है उसमें क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवण का जो रंग होता है वह सफ़ेद हो जाता है। तो जो जल है वो हट जाएगा और लवण का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का जो रंग होगा वो नीला पुनः वापस आ जाएगा। जब हम फिर इसे जल से भिगोएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुनः नीला आ जाता है। अब हमें कह रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो किसी लवण है, अगर उसके एक सूत्र इकाई में जल के कितना निश्चित अणु है उसकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 गुना अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। क्या आप बता सकते हैं Na2CO3 10H2O का अणु आद्र है या नहीं, तो ये भी आद्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कितने अणु हैं, तो यहाँ 10 अणु उपस्थित है। एक इकाई सूत्र में जल के कितने अणु हैं, 10 अणु उपस्थित हैं। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। तो जिप्सम जो होते हैं एक और अणु है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। तो जो जिप्सम होते हैं उसका रासायनिक सूत्र हमारा क्या हो जाता है, CaSO4 2H2O। तो इसमें देखिएगा तो 2H2O में जो 2 है वो हमारा क्या है, अणु है। तो जब इसके 2 अणु है तो हम जानते हैं कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन कहते हैं। तो यहाँ अणु की संख्या क्या है, 2, तो 2 है, तो ये भी क्या है, क्रिस्टलन का जल है। अब हम आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ देखिए अणु क्या है, आधा है। इसे आधा रहेगा तो अर्धहाइड्रेट या हम हेमी हाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम को जब हम 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट
अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है। तो जो जिप्सम होते हैं अगर उन्हें हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट जो होता है वो बनाता है। इसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं या इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? POP कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? POP बोलते हैं। तो कभी कभी आप पेंटर से मिलिएगा, बात कीजिएगा तो हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कर POP बोलता है। तो POP और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि किसी का हाथ टूट जाता है तो उसे एक सफ़ेद कलर की पट्टी डालकर उस पर चूने की एक तरह से लेप लगा दिया जाता है। तो वो कुछ नहीं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सफ़ेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही क्या है? सफ़ेद चूर्ण है, जो जल मिलाने पर यह जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है। जब उसे हम जल में मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कठोर बना देता है और वो जिप्सम का रूप ले लेता है। क्या रूप में, किस रूप में आ जाता है? वो जिप्सम बन जाता है, CaSO4 2H2O में बदल जाएगा और वो कठोर हो जाता है। जैसा आप देखिए ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हम इसे जल में मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारा जिप्सम बन जाता है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं उनका जो उपयोग है वो हम खिलौना बनाने में, सजावट का सामान में और सतह को चिकना बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। पता करें कैल्शियम अर्सन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्यों कहते हैं? तो इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा पॉप की तैयारी जब हम कर रहे थे तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। तो फ्रांस एक देश है जहाँ जिसकी राजधानी पेरिस है। तो उसी के पास जो था कि सबसे पहले जिप्सम को पाया गया था, इसीलिए उसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो आइए अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। या इसे हम लोग रासायनिक नाम क्या हो जाते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हमें कह रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो हमारा क्या है? जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है तो वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अब हमको कह रहा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जो कठोर जल होते हैं उसको मृदु करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का, या इसे हम लोग धोन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने का सोडा भी कहते हैं। अब हमको आगे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या करेंगे? ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा जल है और ये हमारा क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारा क्या है? अब देखिए समीकरण यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम। CO हमारा 2 है तो यहाँ तो हमारा CO देखिए कितना है? 1 है। अब यहाँ देखिए H2O हो गया तो यहाँ C तो क्या है?
यहाँ C1 C2 तो यहाँ C2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 6 है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, एक 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन हमारा क्या है 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो ये समीकरण भी अब संतुलित हो गया। अब हमें आगे कह रहा है कि आपको प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उनकी क्या मात्रा है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या समीकरण देखते हैं तो उनको हमको देखते हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा क्या हो जाता है CaSO4 और क्या होता है हेमी हाइड्रेटेड होते हैं या अर्ध हाइड्रेटेड बोलते हैं तो H2O। ये हमारा क्या हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं तो हाफ H2O को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है जिप्सम बनता है। क्या बनता है जिप्सम बनता है जिसे CA2 नहीं होता है CaSO4 2H2O बनता है। ये हमारा क्या हो जाता है जिप्सम हो जाता है जिप्सम। तो ये क्या हो जाता है जिप्सम है जो कठोर पदार्थ बन जाता है। तो हम लोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका हड्डियों टूट जाते हैं तो वहाँ भी उसे प्लास्टर करने में हम उसका उपयोग करते हैं। अब हम एक बार पुनः इस अध्याय में हमने किन किन बिंदुओं को सीखा है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हमने जब पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 देखे थे, पार्ट 3 देखे थे, तो वहाँ से हम लोग सभी विस्तार पूर्वक एक बार जो हम समरी देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा अम्ल और क्षारक सूचक है या रंजक है वो रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो जो भी सूचक होते हैं वो रंजकों का मिश्रण है और उनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं तो अम्ल है कौन क्षारक है इसकी उपस्थिति को सूचित करने में हम लोग करते हैं। आगे हमने देखा था कि जो विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। तो हम जानते हैं कि जिस विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है या हाइड्रोजन आयन का निर्माण हो रहा है उसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, जबकि जो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है क्षारीय होती है। आगे हमने देखा था कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण करता है। तो कोई भी धातु हो वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा या जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा जो होगा कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा और साथ में लवण का निर्माण होता है। आगे हमने ये देखा था कि जब किसी क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। तो जो हमारा क्षारक होते हैं वो भी अगर किसी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं और एक लवण का निर्माण भी करते हैं। जिसका जो ऋण आयन होगा वो एक धातु के ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। आगे हमने देखा था कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है। तो हमने देखा था कि जो हमारा अम्ल होंगे वो अगर किसी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल को उत्पन्न करते हैं। आगे हमने देखा था कि जो जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। तो कोई भी अगर जल में अगर अम्लीय और क्षारीय विलयन होंगे वो विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो आयन होते हैं उनका निर्माण करते हैं। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है तो ये विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनमें कोई आयन नहीं होता है तो ये क्या करते हैं कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आगे हमने देखा था कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच जो होती है वो pH स्केल से होती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच होगी
पीएच से होती है, जिसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं या हाइड्रोजन की इसे शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो पीएच हमारा स्केल है जिस पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर अंकित रहते हैं। अगर 0 है तो हम जानते हैं कि अधिक प्रबल है, 14 है तो वो अधिक प्रबल नहीं है, अधिक दुर्बल है। तो अधिक प्रबल जो होंगे वो यहाँ जो होंगे अधिक प्रबल होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं कि यहाँ जो होते हैं कि अधिक प्रबल क्षार होते हैं। 14 पर क्या रहेंगे तो अधिक प्रबल क्षार होते हैं, और 0 पर क्या होते हैं तो अधिक प्रबल अम्ल होते हैं, अधिक प्रबल अम्ल होते हैं। जो विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप है, ये जो है पीएच वो हमारा क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसे क्या कहते हैं तो हाइड्रोजन की शक्ति भी कहते हैं, या हाइड्रोजन की सांद्रता की यह माप होती है। आगे हमें कहा था कि एक उदासीन विलयन का पीएच जो मान होता है वो 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का मान 7 से कम, और जो क्षारकीय विलयन होता है उसका मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो कोई भी उदासीन अगर विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। कोई अम्लीय विलयन है उसका मान जो होता है वो 7 से कम होता है। कोई अगर क्षारीय विलयन है तो उसका मान जो होगा कि 7 से अधिक होगा। तो अगर उदासीन है तो 7, अम्लीय है 7 से कम, और क्षारीय है तो वो क्या होगा 7 से अधिक होगा। अब हम आगे देखे थे कि जो हमारा सभी सजीवों में उपापचय की क्रियाएं पीएच की एक इष्टतम सीमा होती है। तो कोई भी अगर जीव है उसमें अगर उपापचय हो रहा है, माने कि पाचन की क्रिया हो रही है, वो जो है कि उसमें पीएच का जो होता है कि वो इष्टतम सीमा होती है। अब हम आगे जो देखते हैं कि जो सांद्र अम्ल होते हैं या क्षारक, वो जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जो सांद्र अम्ल को जब हम क्षारक अम्ल या क्षारक को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और क्षारक को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, जिसे हमने देखा भी था और कहा भी गया था कि अधिक सावधानी से इन दोनों को हमें मिलाना चाहिए, नहीं तो ये आस्फित होकर माने बुलबुले टाइप के ऊपर उठकर हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। आगे हमने देखा था कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा अम्ल होते हैं या क्षारक होते हैं वो एक दूसरे में आपस में मिलकर उदासीन करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं तो आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आगे हमने देखा था कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अगर अणु की संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन कहा जाता है। जैसे हमने देखा था CaSO4 2H2O, ये क्या है तो जिप्सम है, तो यहाँ पे 2 क्या है, एक इकाई सूत्र में जो है कि जल की निश्चित अणु की संख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलन का यही हमारा जल हो जाएगा। आगे हमने देखा था कि जो हमारे दैनिक जीवन है उनमें उद्योगों में लवण के कई उपयोग होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में जो लवण होते हैं उनके कई उपयोग होते हैं। तो आज हमने NCERT क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल क्षार लवण के सारे जो सब टॉपिक थे उनको हमने बेहतर तरीके से देख लिया, और सभी विषयों पर सभी उनके सब टॉपिक पर हमने चर्चा की। तो इस तरह से अगर आपको कोई समस्या है इस अध्याय से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए बेहतर तरीके से सीखे। अगर आपको इस अध्याय से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।